तो दोस्तों आज हम बात करेंगे औरंगजेब की। औरंगजेब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मुगल काल का अंतिम शक्तिशाली बादशाह था। इसने बहुत से ऐसे काम किए जिससे कि जो मुगल काल था वो सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया। तो इसके बारे में फुल हम जानकारी प्राप्त करते हैं क्योंकि औरंगजेब का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण और यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं, ठीक है। देखिए औरंगजेब का जो जन्म होता है, इनका जो शासन काल होता है वो 1658 से लेकर के 1760 ईस्वी तक चलता है। तो इस पूरे सफर को हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ लेते हैं औरंगजेब का जन्म। तो औरंगजेब का जो जन्म होता है वो 3 नवंबर 1618 ईस्वी को गुजरात में एक स्थान पड़ता है दोहाद। दोहाद में इनका जन्म होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ, तो आपको बताना है गुजरात का एक स्थान है दोहाद, वहां पर औरंगजेब का जन्म हुआ। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इनके पिता का नाम क्या था? शाहजहां। तो आपको भी याद रखना है कि औरंगजेब के पिता का नाम क्या है? शाहजहां। इनकी माता का नाम था अर्जुमन बानो बेगम, यानी कि मुमताज महल के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है। ये जितने भी पॉइंट मैंने लिखे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आपको याद रखना है। औरंगजेब का जो बचपन था वो नूरजहां के पास में बीता। और नूरजहां कौन थी? तो नूरजहां, इससे पहले वाला वीडियो मैंने अपलोड किया है शाहजहां के बारे में, उसमें आप फुल डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। तो नूरजहां की दादी जी थी। ठीक है। वह मुमताज महल की छठी संतान और तीसरी संतान थी जो कि बेटे के रूप में था। औरंगजेब के गुरु का नाम था मीर मोहम्मद हकीम। ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए औरंगजेब के कितने भाई कितने बहन थे। तो इनकी बहन का नाम था जहां आरा बेगम, जिनका जन्म हुआ था 1614 ईस्वी में। दूसरा इनका भाई था जिनका जन्म हुआ है दारा शिको, जो कि 1615 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। शाह शुजा 1616 ईस्वी में, है ना। रोशन आरा 1617 ईस्वी में। औरंगजेब का जन्म हुआ था 1618 ईस्वी में। मुराद बख्श 1626 ईस्वी में। और मोहन आरा का जन्म हुआ है वो 1631 ईस्वी में हुआ है। ठीक है। तो जो शाहजहां थे, शाहजहां की कुल 14 संतानें थी। 14 संतानों में से केवल 7 संतानें ही जीवित रही थी और 5 संतानें क्या हुई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए देखिए औरंगजेब का जो पहला विवाह हुआ था वो 18 मई 1637 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1637 ईस्वी को। ठीक है। पारस के राजघराने में हुआ था। शाहनवाज की पुत्री थी जिनका नाम था दिलरास बानो बेगम, जिनको राबिया बीबी के नाम से भी जाना जाता था। तो इनका जन्म हुआ था कहां पर? पारस के राजघराने में। ठीक है, क्लियर हो गया। और नाम क्या था? दिलरास बानो बेगम। औरंगजेब की पुत्री का नाम मेहरुन्निसा। याद रखना, काफी बार क्वेश्चन आया है कि जो औरंगजेब की पुत्री का भी नाम था मेहरुन्निसा। और मेहरुन्निसा किसका नाम था वो आप कमेंट में बताएंगे। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा है तो आपको ये चीज पता होगी। ठीक है। तो इनकी औरंगजेब की 5 संतानें थी, यानी 5 जो बेटियां थी और इनके 5 पुत्र थे। चलिए पढ़िए। ठीक है। देखिए जो बेटियां थी उनका नाम था जेबुन्निसा, बदरुन्निसा, जीनतनिसा, ठीक है, जबउन्निसा और मेहरुन्निसा। तो ये 5 इनकी पुत्री थी। ठीक है। इनकी पत्नियां 4 पत्नियां थी। कितनी थी? 4। याद रखना। ठीक है। दिलरास बानो बेगम, ठीक है, और फिर उदयपुरी महल, नवाबाई और औरंगाबादी महल। तो ये 4 इनकी पत्नियां हो गई। इनके 5 पुत्र भी थे। देखिए पूरी डिटेल मैंने क्या किया है, इसको लिख दिया है। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए आप क्या करें, इसको अच्छी तरीके से समझें। पुत्र एक मोहम्मद आजम शाह, मोहम्मद सुल्तान बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, सुल्तान मोहम्मद अकबर। तो ये अकबर नहीं, वो वाले नहीं इससे पहले पढ़ चुके, जो कि इनके परदादा थे, है ना, उनकी वो नहीं है। और मोहम्मद कामबख्श, तो ये इनके पुत्र थे जिनका नाम था अकबर, जिनको हम आगे जब उत्तर मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, अकबर के बारे में। तो यहाँ पर देखिए इनके 5 पुत्र हो गए हैं।
5 पुत्रियां हो गई और 4 पत्नियां हो गई। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो औरंगजेब की उपाधियां पढ़ लेते हैं। कौन कौन सी उपाधियां औरंगजेब ने प्राप्त की, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले इनको बोला जाता था आलमगीर। आलमगीर को बोला जाता था विश्व को जीतने वाला। इसका मतलब होता है, आलमगीर का मतलब होता है विश्व को जीतने वाला। दूसरा जो नाम था वो था जिंदा पीर। औरंगजेब इस्लामी कानून का पूर्ण रूप से पालन करता था, इसीलिए इसे जिंदा पीर की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, तो पहला आलमगीर हो गया, दूसरा जिंदा पीर हो गया, तीसरा देखिए, तीसरा बहादुर कहकर पुकारा गया। बहादुर क्यों कहा गया? क्योंकि 15 वर्ष की आयु में ये एक हाथी पागल हो गया था इनके राज्य में, और तो प्रजा की रक्षा करने के लिए इसने उस पागल हाथी को मार दिया था, इसीलिए इन्हें बहादुर की भी संज्ञा दी गई। तो तीसरा हो गया। चौथा, शाही पोशाक में एक दरवेश। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये पूछे गए हैं एग्जाम में, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनको मैंने एक एक करके लिखा भी, याद रखना आपको। ठीक है, शाही पोशाक में एक दरवेश क्यों कहा गया? क्योंकि ये सादा रहन सहन एवं शराब न पीने के कारण ये इनको उपाधि दी गई थी। ठीक है, हाफिज भी इनको कहा जाता था। हाफिज क्यों बोला गया? तो हाफिज इसलिए बुलाया जाता था कि औरंगजेब को पूरा कुरान कंठस्थ याद था। ठीक है, इसके अतिरिक्त अब्दुल मुजफ्फर मोहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी, इतनी बड़ी उपाधि, इतनी बड़ी उपाधि से अपने राज्याभिषेक, इसने राज्याभिषेक करवाया और इसी अवसर पर इसने इतनी बड़ी उपाधि धारण की, इतनी बड़ी उपाधि धारण की, इस समय ये अपना नाम रखा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको क्या करना, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं। सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको चीजें समझनी और याद रखना है। औरंगजेब का राज्याभिषेक जो हुआ था वो भैया 2 बार हुआ था। कितनी बार हुआ था? 2 बार, याद रखना। ठीक है, पहला कब हुआ? तो पहला हुआ था जब सामूगढ़ की विजय, हाँ, सामूगढ़ की विजय के उपरांत, इससे पहले मैंने बताया सामूगढ़ की विजय कैसे हुई और क्यों इसने अपना राज्याभिषेक कराया। ठीक है, औरंगजेब ने। तो भैया पहला हुआ था सामूगढ़ की विजय के उपरांत, जब आगरा पर अधिकार करने के पश्चात में 31 जुलाई 1658 ईस्वी को दिल्ली में अपना पहला राज्याभिषेक करवाया और अब्दुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि इसने धारण की और पहला अपना राज्याभिषेक करवाया। तो पहली बार आपको याद रखना, पहली बार कब राज्याभिषेक हुआ था? तो उसको 31 जुलाई 1658 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, नाम क्या रखा गया? तो नाम इसने अपना रखा अब्दुल मुजफ्फर आलमगीर। ठीक है, और कहां की विजय थी? तो सामूगढ़ की विजय। जब सामूगढ़ की विजय हो गई थी तो आगरा पर इनका अधिकार हो गया था। ठीक है, दूसरा राज्याभिषेक जब खंजवा और दुगई के युद्ध में ये जो अपने भाई शाह शुजा को हराता है, शाह शुजा को अंतिम रूप से हराता है और दारा सिकों को जब हरा देता है, तो उसके बाद में ये दिल्ली की गद्दी पर अधिकार हो जाता है। पूर्ण रूप से क्या करता है? 15 जून, याद रखना इंपॉर्टेंट है, 15 जून 1659 ईस्वी को दिल्ली में एक बार फिर से अपना राज्याभिषेक करवाता है। तो कितनी बार? काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि औरंगजेब का जो राज्याभिषेक कितनी बार हुआ है? तो आपको याद रखना 2 बार। पहली बार कहां पर हुआ है? तो आगरा पर जब अधिकार कर लिया तब आगरा में हुआ था, दूसरा कब? दिल्ली में। ठीक है, याद रखना। सिंहासन पर बैठते ही औरंगजेब ने 80 करोड़ को समाप्त किया। इंपॉर्टेंट है, 80 करोड़ को समाप्त किया था, जिसमें से राहदारी परिवहन शुल्क है ना, राहदारी को परिवहन शुल्क बोला जाता है। पानदारी को बोला जाता है चुंगी कर। अवबाब को बोला जाता है स्थानीय कर। ठीक है, आदि प्रमुख जो कर थे उनको हटा दिया। कितने करोड़ को? लगभग 80 करोड़ को बंद किया। सर्वप्रथम फारस के शाह ने औरंगजेब को मान्यता देकर बादशाह स्वीकार किया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन आया कि भैया सबसे पहले बादशाह किसने बोला औरंगजेब को, है ना? तो किसने बोला था? तो फारस के राजा थे। ठीक है, उन्होंने औरंगजेब को मान्यता देकर बादशाह स्वीकार किया। वह एक दूत मंडल भी दरबार में भेजा। ठीक है, जिसका वर्णन मनुची ने अपनी पुस्तक लिखा है हिस्टोरिया दो मोगोर में बढ़ा चढ़ाकर इसका वर्णन किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, ये कुछ चीजें देख लीजिए। देखिए, प्रमुख विद्रोह और युद्ध अभियान। अब हम क्या करते हैं कि औरंगजेब की प्रमुख विद्रोह पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहीं से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए,
सबसे पहले पूर्वोत्तर भारत का अभियान होता है, ठीक है। उसके बाद में पूर्वोत्तर सीमा पर जो विद्रोह होते हैं उनको दबाने का काम औरंगजेब के द्वारा किया जाता है। और भारत में सर्वाधिक विस्तार क्षेत्र हो जाता है मुगलों का ये औरंगजेब के समय, ठीक है। कैसे होता है देखिए, 1660 से लेकर के 1666 ईस्वी तक प्राणनारायण, ठीक है, ये कुछ बिहार, ये बिहार के होते हैं, जयध्वज और चक्रध्वज जो कि असम के होते हैं, फिरंगी और माध्य अराकान के होते हैं, इन सभी क्षेत्रों पर वह आक्रमण करता है। यहाँ पर आक्रमण करने के पश्चात में मुगलों का अधिकार हो जाता है। फिर पश्चिमोत्तर सीमा में जब विद्रोह होता है, यूसुफ जाहियों का विद्रोह होता है, इसमें भंगू का विद्रोह होता है, ठीक है। अफरीदियों का विद्रोह होता है 1672 से लेकर 75 तक, जिसका जो नेतृत्व कर रहे होते हैं वो अजमल खां कर रहे होते हैं। इन सभी विद्रोहों को औरंगजेब आसानी से दबाता है। दबाने के पश्चात में जितने भी विद्रोही होते हैं इनकी हत्या कर देता है और उनके जो छोटे छोटे खंड होते हैं, जो छोटे छोटे राज्य होते हैं, उन पर भी अपना अधिकार जमा लेता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं औरंगजेब के विरुद्ध जो कुछ विद्रोह होते हैं, उनको विद्रोह को किस प्रकार से उसने दबाया, इस चीज को पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देखिए, उत्तर भारत का विद्रोह, तो इस विद्रोह को हम दो भागों में बांटते हैं, यानी जो विद्रोह हुआ उसको दो भागों में। पहला हम क्या बोलेंगे, तो पहला होता है उत्तर भारत, है ना, उत्तर भारत, और दूसरा क्या है, दक्षिण भारत का विद्रोह। तो उत्तर भारत में क्या क्या पढ़ेंगे, उत्तर भारत में मथुरा के जाटों का विद्रोह होता है, जो कि होता है 1669 ईस्वी में। बुंदेलखंड में बुंदेला का विद्रोह होता है 1671 ईस्वी में। नारनौल व मेवात के सतनामियों का जो विद्रोह होता है वो 1672 से लेकर 73 में होता है। सिख विद्रोह होता है 1675 ईस्वी में। मारवाड़ के राठौर का विद्रोह होता है 1668 से 78 से लेकर के जी होता रहता है, जब तक की मृत्यु नहीं होती तब तक मारवाड़ के जो राठौरों का विद्रोह चलता रहता है। मेवाड़ के जो सिसोदिया वंश थे इनका विद्रोह होता है, वो होता है 1681 ईस्वी में। तो ये विद्रोह हो गए उत्तर भारत के। दक्षिण भारत के विद्रोह देखिए, सबसे पहले बीजापुर राज्य का अंत, इसमें अंत हो जाता है बीजापुर राज्य का, कब होता है 1686 ईस्वी में। गोलकुंडा राज्य का अंत हो जाता है 1687 ईस्वी में। मुगल मराठा संघर्ष होता है 1689 ईस्वी में। सारे विद्रोहों को औरंगजेब आसानी से दबा देता है और दबाने के पश्चात में वहां पर उन राज्यों पर अपना अधिकार कर लेता है। कैसे करता है, चलिए पूरी पिक्चर देखते हैं और आगे देखते हैं विस्तृत रूप से आगे होता क्या है। चलिए पहले थोड़ा ये पढ़ लेते हैं कि औरंगजेब की जो नीति थी, यानी धार्मिक नीति थी, वो कैसी थी, है ना। कुछ महत्वपूर्ण इसके प्रश्न हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो एक थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए क्या हुआ, 1659 की बात करें, हिंदुओं से लिए जाने वाले कुछ कर होते हैं, जैसे तीर्थ यात्रा कर, जन्मोत्सव कर, मेला कर, है ना, इनकी समाप्ति कर दी, ठीक है। इनको क्या कर दिया, इन करों को, कुछ करों को हटा दिया, समाप्त कर दिया। सिक्कों पर जो कलमा खुदवाया जाता था इसको बंद कर दिया। नौरोज जो कि त्योहार होता था इसको हटा दिया, है ना। मोतसिब की जो नृत्य होती थी, यानी जो मदपान होता है, भूत कीड़ा या फिर वैश्यागमन होता है, इन सभी चीजों पर रोक लगा दी। तो ये इंपॉर्टेंट काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया, ठीक है। स्टार्टिंग में जब वो राजा बनता है वैसे ही कुछ काम अच्छे करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो नीतियां हो जाती हैं वो थोड़ी अलग हो जाती हैं। तो पहला काम इसने कब किया, 1659 ईस्वी में ये काम किया। 1663 ईस्वी में इसने सती प्रथा को समाप्त कर दिया, बहुत अच्छा काम किया। 1665 ईस्वी में मुसलमान पर सीमा शुल्क लगाया, और सीमा शुल्क वो कितना था, 2.5%, यानी 2.50% लगाया। और वहीं पर हिंदुओं पर जो कर लगाया वो 5% का कर लगाया, ठीक है। 1667 ईस्वी में मुसलमानों पर सीमा शुल्क को पूर्णतः समाप्त कर दिया, ठीक है। हिंदू त्योहारों पर इसने रोक लगा दी। 67 ईस्वी में हिंदू त्योहारों पर रोक लगा दी, और 1669 ईस्वी में जो हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया, और झरोखा दर्शन, संगीत ये सब निषेध कर दिया, ठीक है। तो देखिए स्टार्टिंग में तो औरंगजेब का जो शासन था, जो नीतियां थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो राज दरबार में आता है और जो दरबारी उसके कुछ होते हैं वो उससे भड़काने लगते हैं।
जब भड़काने लगते हैं तो धीरे धीरे उसकी मानसिकता चेंज हो जाती है और वो हिंदुओं पर अत्याचार करना प्रारंभ कर देते हैं और इसी प्रकार से कुछ आदेश भी पारित कर देता है जिसमें हिंदुओं का जो त्योहार है इस पर रोक लगा दी जाती है। हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश एवं झरोखा दर्शन बंद कर दिया जाता है। ठीक है, संगीत निषेध कर दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति संगीत नहीं सुन सकता है। तुलादान को बंद कर दिया जाता है ना। और शाही जो मुहूर्तकों को तथा ज्योतिषियों जो ज्योतिषी थे उनको बर्खास्त कर दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है। तो कुछ ऐसे कार्य लास्ट में हुए जिसके अनुसार कुछ ज्यादा ही ऐसे कार्य होने लगे जिससे कि समाज में असंतोष फैल गया। वित्त विभाग में हिंदुओं की नौकरी पर पाबंदी लगा दी गई। जजिया कर फिर से प्रारंभ कर दिया गया। देखिए 1663 ईस्वी में जजिया कर यानी जकात को लागू कर दिया गया। राजपूतों को छोड़कर अन्य हिंदुओं को, ठीक है, केवल राजपूत हिंदू जो थे वही केवल सशस्त्र यानी शस्त्र रख सकते थे, हथियार रख सकते थे। इसके अलावा कोई भी ना घोड़ी रख सकता था, ना पालकी रख सकता था, ना उस पर चढ़ सकता था। और तो इस प्रकार सारी रोक लगा दी औरंगजेब ने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में तो उसकी जो नीतियां थी ठीक थी, लेकिन अंत तक उसकी जो धीरे धीरे करके कट्टरता बढ़ती गई जिसकी वजह से समाज में असंतोष फैल गया और विद्रोह अधिक होने लगे। तो विद्रोह अधिक इसलिए होने लगे क्योंकि नीतियां कुछ गड़बड़ हो गई थी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये औरंगजेब द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध और विद्रोह कौन कौन से हुए। तो सबसे पहले जो हुआ वो असम का विद्रोह हुआ। असम अभियान हुआ 1660 से लेकर के 1667 ईस्वी में। देखिए औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में मीर जुमला एक व्यक्ति था, बहुत ही साहसी व्यक्ति था जिसका नाम था मीर जुमला को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया। ठीक है, और जब ये सूबेदार नियुक्त कर दिया 1660 ईस्वी में, तो इसने बहुत ही साहसी कार्य किया और बहुत से क्षेत्रों को अपने आप में मिलाया। आसाम था, आसाम बर्मा तथा चीन तक आक्रमण करने की योजना बनाई। देखिए धीरे धीरे करके चीन तक आक्रमण करने की योजना बनाई गई थी औरंगजेब के द्वारा। काफी संघर्ष करने के बाद असम के जो शासक थे जिनका नाम था जयध्वज, तो असम के शासक उस समय कौन थे? जयध्वज थे, को एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी। ठीक है, इस संधि के स्वरूप क्या हुआ? जो जयध्वज थे को अपनी कन्या मुगल दरबार में भेजना पड़ा। देखिए क्या हुआ, आसाम पर आक्रमण किया औरंगजेब ने और आक्रमण करने के पश्चात में जो जयध्वज थे उनको एक अपमानजनक, वो हार गए और उसमें उनको एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी जिसके स्वरूप उनको अपनी कन्या को मुगल दरबार में भेजना पड़ा। और इसके अतिरिक्त भी प्रतिवर्ष 20 हाथी भेजने का वचन दिया गया और हर्जाने के तौर पर लगभग 20,000 तोला सोना और 1,20,000 तोला चांदी, 40 हाथी देना स्वीकार किया गया। देखिए इतनी बड़ी संधि हो गई, जितना मुगलों की सेना को जितना साल भर का जो खर्च था वो सब इसी से वसूल लिया गया, क्योंकि मुगल सेना वहां तक गई, आसाम तक गई, तो उसने पूरा चाल जोड़ करके इतनी अपमानजनक संधि करनी पड़ी किसे? जयध्वज को। और जयध्वज कहाँ के राजा थे? वो थे असम के राजा। ठीक है, जयध्वज का पुत्र जिसका नाम था चक्रध्वज, ठीक है, जयध्वज का पुत्र कौन था? चक्रध्वज, याद रखना, चक्रध्वज ने मीर जुमला की मृत्यु के बाद अपने क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया। ठीक है, तो जब वीर जुमला जो होते हैं वो मर जाते हैं, मरने के पश्चात में क्या होता है, इनका जो पुत्र होता है चक्रध्वज, आगे के समय में चक्रध्वज क्या करता है, वह अपने अधिकार को पुनः प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो ये पहला अभियान कहां से हुआ? ये हुआ असम अभियान। कब हुआ? 1660 से लेकर के 67 यानी 7 वर्षों तक ये संघर्ष चलता रहा। ठीक है, समझ में आया? चलिए और इसके आगे देखते हैं। कूच बिहार, आराकान। अब क्या हुआ? बिहार और आराकान पर देखिए युद्ध। औरंगजेब ने बिहार के शासक, उनका नाम था प्राण नारायण। ठीक है, बिहार के शासक क्या नाम था? प्राण नारायण की हत्या करके उसका राज्य अपनी राज्य में मिला लिया। ठीक है, यहाँ पर मुगलों का अधिकार हो गया। कहां पर? बिहार में। ठीक है, तो बिहार में अब अधिकार हो गया मुगलों का और उन्हें प्राणनाथ की क्या कर दी? हत्या कर दी। ठीक है,
सन 1665 से 66 के बीच में अराकान में माघ लोगों का शासन थे। तो एक जो समुदाय था जिसका नाम था माघ लोग, तो माघ लोगों का शासन कहां पर हो गया? ये हो गया अराकान में। अराकान में अच्छा, ये माघ लोग कौन थे? ये तो एक प्रकार के, ये समझ लीजिए कि एक प्रकार की जनजातियां थी जो कि धीरे धीरे करके अराकान पर अपना राज स्थापित कर लिए थे। लेकिन क्या हुआ, वहां पर कुछ पुर्तगाली आकर बस गए थे। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां के लोगों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके एक नूतन जात जिसका नाम था फिरंगी, ठीक है, फिरंगी को जन्म दिया। कहां पर जन्म दिया? तो ये बात चल रही है अराकान की। ठीक है, यह फिरंगी समुद्री डाकू थे। तो ये फिरंगी थे कौन थे? समुद्री डाकू थे। ये पुर्तगाली थे, पुर्तगाल से आए थे। इनका मुख्य व्यवसाय था यहां से सामान को ले जाना, पुर्तगाल में बेचना। तो ऐसे में क्या करते, ये उपद्रव करते थे, लूटपाट करते थे, है ना। तो इसीलिए क्या हुआ, बंगाल के जो भाई पहले मीर जुमला को बनाया गया था, लेकिन मीर जुमला की मृत्यु होने के बाद में बंगाल के नए सूबेदार बनाए गए थे शाइस्ता खान। ये भी एक बहुत ही वीर व्यक्ति थे। तो ये भी शाइस्ता खान ने योजना बनाकर क्या किया, चटगांव और पलामू क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया और वहां और वहां के जो राजा थे उस समय थे, उनका नाम था राजा दाऊद। तो राजा दाऊद के जितने भी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और वहां के जो फिरंगी थे, जो अराकान के फिरंगी थे, इनको मार मार कर भगा दिया। तो धीरे धीरे देखिए कि जो दक्षिण भारत है, ये जो पूर्वी भारत है ना, तो पूर्वी भारत की धीरे धीरे मुगलों का अधिकार होता चला जा रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे मथुरा के जाटों का विद्रोह जो कि 1669 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखना। औरंगजेब के शासनकाल में 1669 ईस्वी में मथुरा के जाट जो कि किसान थे, ठीक है, इसमें एक किसान थे जिनका नाम था तिलपत राय। ये एक जमींदार थे और गोकुला के नेतृत्व, एक व्यक्ति थे गोकुला, ठीक है, गोकुल। तो इन दो तिलपत और गोकुला के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। ठीक है, विद्रोह क्यों कर दिया? क्योंकि वहां पर अत्यधिक सूखा पड़ गया था, फसल हो नहीं रही थी। लेकिन ये जो वहां के जो सूबेदार थे, वहां के जो लोग थे, वहां के जो अधिकारी थे, जो मुगल जो सूबेदार बनाए गए थे, वो कर उतना ही ले रहे थे और कर को बढ़ा दिया था, जिससे क्या हो गया, इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। उसने मुगल फौजदार थे उस समय जिनका नाम था अब्दुल नबी, है ना, इन्होंने 20 विद्रोह के स्वरूप क्या किया, अब्दुल नबी को मार डाला। गोकुल ने लगभग 20,000 किसानों के साथ में मुगल फौजदार हसन अली खां को ललकारा। उसके पश्चात में जब अब्दुल नबी की मृत्यु हो गई, इनकी हत्या कर दी, तो औरंगजेब ने हसन अली को भेजा वहां पर और हसन अली को भी दौड़ा करके मारा। किसने? गोकुल ने 20,000 सैनिकों के साथ में हसन अली को ललकारा और इनको भी दौड़ाया। अंततः क्या हुआ, मुगल सेनानी उसे बंदी बनाकर मार डाले। लेकिन लास्ट में क्या होता है, मुगल जो सेना होती है वो बड़ी सेना आती है, उसके पश्चात में क्या करती है, ये गोकुल को बंदी बना करके उसे मार डालती है। लेकिन 1686 ईस्वी में राजा राम ने फिर मुगलों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो किसने? राजा राम। ठीक है, गोकुल के जो फिर से एक ये जमींदार हुए जिनका नाम था राजा राम। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर से विद्रोह करना प्रारंभ किया और इन्होंने काम क्या किया, इन्होंने क्या किया, अकबर के मकबरे को लूटा। अकबर के मकबरे को लूटा और उसको खोदा, अकबर की कब्र को खोद करके उसकी हड्डियों को निकाला और निकाल करके जला दिया। तो ये काम किया किसने किया? ये काम किया राजा राम ने। और ये इस्लाम धर्म में इस चीज को बहुत ही अपवित्र माना जाता है, किसी चीज को जलाना, किसी शव को जलाना बहुत ही अपवित्र माना जाता है। लेकिन राजा राम ने क्या किया, अकबर के मकबरे को खोदा और वहां से हड्डियां निकाली और निकालने के पश्चात में उसको जला दिया। ये चीज औरंगजेब को नागवार गुजरी, बहुत ही उसको क्रोध आया और इसीलिए 1688 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हो गई, यानी इनकी जो है मृत्यु हो गई। और इनके बाद में इनका जो भतीजा था चूड़ामणि, वो 1688 से लेकर के 1721 तक
और चूड़ामणि के बाद में इनका जो भतीजा था बदन सिंह, वो 1721 से लेकर के 56 तक जाट राज्य की स्थापना की और स्थापना करने के पश्चात में अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। तो ये जो मथुरा के जाट थे, इनका विद्रोह बिल्कुल अलग था। ये अंत तक लगे रहे और अंततः अपना राज्य प्राप्त कर दिया और मुगलों की सेना को हरा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या याद रखने की चीज है, तो यहाँ पर याद रखना आपको 3 नाम, एक का नाम है तिलपत, फिर गोकुल, है ना, और गोकुल के पश्चात में आपको नाम याद रखना है राजा राम। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राजा राम ने क्या काम किया था, ये अकबर के मकबरे को लूटा और हड्डियों को जला दिया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, कोई चीज याद रखनी। सारे क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किए गए जो कि इंपॉर्टेंट है और अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपने पढ़ लिया भैया, क्या पढ़ा दी, मथुरा के जाट थे। अब हम पढ़ेंगे बुंदेलखंड के जो बुंदेला थे, है ना, जो बुंदेलों का विद्रोह हुआ वो हुआ 1971 ईस्वी में। यह औरंगजेब के काल में प्रथम विद्रोह था, है ना, जो बुंदेली की राजधानी ओरछा थी, जो बुंदेलों की राजधानी जो कैपिटल थी वो क्या थी, वो थी ओरछा। यहां से औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह हुआ। चंपत राय बुंदेला पहले व्यक्ति थे जिनका नाम रहा था चंपत राय बुंदेला ने 1671 ईस्वी में विद्रोह किया। हालांकि इस विद्रोह को जल्द ही दबा दिया गया। ठीक है, चंपत राय उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब के साथ, जब उत्तराधिकार का युद्ध था हो रहा था, तो चंपत राय औरंगजेब का साथ दे रहे थे, लेकिन कुछ इनकी नीतियों से वो क्रुद्ध हो गए और इन्होंने विद्रोह कर दिया। लेकिन शीघ्र ही समझौता करा दिया जाता है और ये विद्रोह बंद हो जाता है। कालांतर में चंपत राय के बेटे आते हैं जिनका नाम होता है छत्रसाल। छत्रसाल ने पुनः 1705 ईस्वी में विद्रोह किया। औरंगजेब ने छत्रसाल से संधि कर ली और 4000 मनसब देकर उनको राजा घोषित कर दिया। ठीक है, तो औरंगजेब ने क्या काम किया कि 1705 ईस्वी में छत्रसाल को संधि कर ली और उन्हीं को राज्य दे दिया और उनको 4000 का मनसब प्रदान किया। ठीक है, फिर क्या होता है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में बुंदेलखंड का स्वतंत्र शासक बन जाता है वहां। ठीक है, छत्रसाल क्या स्वतंत्र शासक बन जाता है और अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है। इससे पहले आपको याद दिला दें, अगर आपने जहांगीर वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बताया कि इससे पहले भी बुंदेला शासक थे जिनका नाम था वीर सिंह बुंदेला। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है वो। तो जो वीर सिंह बुंदेला थे, इन्होंने क्या किया था, जहांगीर के कहने पर जो अब्दुल फजल थे, है ना, जिनका नाम याद होगा, जो अब्दुल फजल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मंत्री थे अकबर के, है ना, उनकी हत्या कर दी थी। अब्दुल फजल की हत्या कर दी थी किसने, वीर सिंह बुंदेला ने। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीजें याद रखनी है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो यहां पर अब इसके पश्चात में देखेंगे सतनामियों का विद्रोह। ठीक है, सतनामियों का विद्रोह, मथुरा के जाटों का विद्रोह हो गया था, बुंदेलों का विद्रोह हो गया था, है ना। अब हम पढ़ेंगे सतनामियों का विद्रोह। देखिए, सतनामी अधिकतर किसान, मजदूर व दस्तकार थे। ठीक है, तो ये जो मजदूर वर्ग थे उनका ये विद्रोह था और नीची जात के लोग थे जो कि हमेशा बाल मुंडवा कर रखते थे, इसीलिए इनको मुंडिया विद्रोह या फिर सतनामी विद्रोह बोला गया। रखते थे इसीलिए इन्हें मुंडिया कहा गया। तो मुंडिया क्यों कहा गया, क्योंकि ये बताया गया इसमें किसान लोग थे, मजदूर थे, दस्तकार थे, तो ये बाल मुंडवा कर रखते थे, इसीलिए इसे मुंडिया विद्रोह भी बोला गया। 1672 ईस्वी में एक स्थान पड़ता है हरियाणा में नारनौल। नारनौल की एक किसान थे, जमींदार थे जिनका वीरभान की नेतृत्व में सतनामी किसानों ने मुगलों के बीच में, सतनामी किसानों और मुगलों के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया, विद्रोह हो गया। सतनामी विद्रोह को राजा बिशन सिंह कछवाहा ने दबा दिया। ठीक है, तो जो राजा बिशन सिंह कछवाहा थे, जो कि औरंगजेब की एक सैनिक थे, है ना, सेनापति थे, उन्होंने क्या किया, इस विद्रोह को दबा दिया। इसके पश्चात में आता है सिख विद्रोह, जो कि 1675 में होता है ना। और इसके बाद में आते हैं तेज बहादुर जी, जो 1664 से लेकर के 75 तक ये भी लड़ते हैं और 1675 से लेकर के 1708 ईस्वी तक ये विद्रोह चलता रहता है। चलिए इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं।
सिखों के 9वें गुरु थे जिनका नाम था तेग बहादुर जी। ठीक है, औरंगजेब ने इन्हें इस्लाम धर्म न स्वीकार करने पर दिल्ली के शीशगंज के पास में 1675 ईस्वी में सर अलग कर दिया, सर कलम कर दिया। ठीक है, तो ये काम किया गया सिखों के साथ में। सिखों के जो गुरु थे, 9वें गुरु थे, इनका नाम था तेग बहादुर सिंह। ठीक है, कब? तो शीशगंज के पास में 1675 ईस्वी में इनका सर धड़ से अलग कर दिया गया। इनके अनुयायियों एवं सहयोगों, जो इनके सहयोगी थे, उन्होंने 5, इनके जो साथ में कुछ लोग ऐसे भी जो इनके साथ में थे, उनको लगभग 5 दिन तक यातनाएं दी गई, गंभीर यातनाएं दी गई और उसके पश्चात में इनकी हत्या कर दी गई। तो जिससे क्या हुआ कि जो सिख समुदाय था वह बहुत ही क्रोधित हो गया, बहुत ही विद्रोह करने लगा, बहुत ही गुस्सा हो गया। तो इसके बाद में सिखों के जो 10वें गुरु थे, जिनका नाम था गुरु गोबिंद सिंह जी, जो सिखों के अंतिम गुरु थे, उन्होंने औरंगजेब का विद्रोह किया और कभी भी औरंगजेब की अधीनता स्वीकार न करने का वचन दिया। ठीक है, तो इसीलिए विद्रोह क्या है, चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, तो देखिए तेग बहादुर सिंह जी आए, गुरु गोबिंद सिंह जी आए, आगे देखते हैं। तो ये विद्रोह क्या होता है, ये विद्रोह लगातार, सिख विद्रोह लगातार चलता रहता है। अब हम पढ़ते हैं राजपूत विद्रोह, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस विद्रोह को पढ़ेंगे। मारवाड़ के शासक होते हैं 1679 ईस्वी में। ठीक है, ये विद्रोह मारवाड़ में विद्रोह होता है। उसके पश्चात में मेवाड़ में 1681 में विद्रोह होता है। तो धीरे धीरे लेकिन क्या होता है, इस विद्रोह में भी मुगलों का के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। चलिए देखिए, मारवाड़ के शासक थे जिनका नाम था जसवंत सिंह। ठीक है, मारवाड़ के शासक कौन थे? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह 1678 ईस्वी में एक स्थान होता है जम्बूत, जमरूद का, जो कि अफगानिस्तान में है। यहाँ पर जो अफगानिस्तान में जो युद्ध होता है और वहां पर यशवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब क्या होता है, अब ये होता है कि मारवाड़ में कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, और जब उत्तराधिकारी नहीं होता है तो क्या करते हैं, औरंगजेब क्या करते हैं, उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लेते हैं, यानी मुगल शासन में उस राज्य को मिला लेते हैं। लेकिन क्या होता है, उस समय जो जसवंत सिंह का जो पुत्र होता है वो अल्पवयस्क होता है, यानी छोटा होता है। ठीक है, और पुत्र का नाम होता है अजीत सिंह। और तो दुर्गादास क्या करते हैं, मारवाड़ का शासक उसे बनाना चाहते हैं। अजीत सिंह को क्या करते हैं, जसवंत सिंह का जो पुत्र होता है अजीत सिंह को दुर्गादास जी क्या करते हैं, मारवाड़ का शासक बनाना चाहते हैं। लेकिन औरंगजेब उसको अपने राज्य में मिला लेता है। औरंगजेब ने कूटनीति से क्या किया, जसवंत सिंह के बड़े भाई, जब ज्यादा विद्रोह बढ़ जाता है तो जो जसवंत सिंह होते हैं, इनके बड़े पुत्र का नाम होता है अमर सिंह। ठीक है, इनका नाम को याद रखना क्योंकि आगे चलकर अभी काम आएगा, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जसवंत सिंह के 2 पुत्र होते हैं, दुर्गादास और अमर सिंह, और अमर सिंह के पुत्र का नाम होता है इंद्र सिंह, और इंद्र सिंह को शासक बना दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब क्या करता है, कूटनीति की चाल चलता है, और इनके जो बड़े भाई होते हैं अमर सिंह, इनका पुत्र होता है इंद्र सिंह, और इंद्र सिंह को शासक बना दिया जाता है। फिर क्या होता है कि 1679 ईस्वी में मुगल सेना ने विद्रोह दबाकर मारवाड़ पर कब्जा कर लिया। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, इंद्र सिंह को भी हटा दिया जाता है और मुगल सेना के द्वारा क्या किया जाता है, कब्जा कर लिया जाता है मारवाड़ पर। ठीक है, तो मारवाड़ पर कब्जा हो जाता है किसका, मुगलों का। कब? 1679 ईस्वी में। मारवाड़ और मुगलों के बीच में 30 वर्षीय युद्ध, यानी 3 चरणों में युद्ध होता है। 30 वर्षीय युद्ध चलता है, 3 चरणों में युद्ध होता है। लेकिन अंततः जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1709 ईस्वी में, उसके पश्चात में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में बहादुरपुर जो ये होते हैं अजीत सिंह क्या करते हैं, मारवाड़ पर अपना अधिकार कर लेते और वहां के राजा बन जाते हैं। कौन? अजीत सिंह। ठीक है, तो अजीत सिंह कौन है, जसवंत सिंह के पुत्र हैं अजीत सिंह और दुर्गादास, ये करने में सफल हो जाते हैं। ठीक है, तो मेवाड़ के अब क्या होता है, तो ये बात हो गई कहां की, मारवाड़ की। अब हम बात करेंगे मेवाड़ के राजा होते हैं जय सिंह। मेवाड़ के राजा कौन है, जय सिंह। ठीक है, तो मारवाड़ की बात हो गई कि अंततः क्या होता है, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात में अजीत सिंह जो कि जसवंत सिंह का पुत्र होता है, वो पुनः अपना राज्य स्थापित कर लेता है और राजा बन जाता है। लेकिन आप बात करेंगे मेवाड़ के। मेवाड़ के शासक होते हैं राजा जय सिंह। जय सिंह ने मारवाड़ के शासक अजीत सिंह का साथ दिया। अब यहां पर देखिए, अजीत सिंह का साथ कौन देता है, वो साथ देते हैं जय सिंह।
साथ दिया और औरंगजेब के पुत्र अकबर विद्रोह के लिए उकसाया। हमने इससे पहले बताया था ना कि औरंगजेब के 5 पुत्र थे, उसमें से एक पुत्र था अकबर। तो अकबर विद्रोह करता है और उसको भड़काता कौन है? राजा जय सिंह भड़का देते हैं उसको कि आप अपने ही पिता के खिलाफ विद्रोह करो। अकबर के विद्रोह के लिए उकसाया जाता है और औरंगजेब ने क्या किया? संधि करके मेवाड़ पर जजिया कर लगाया और उसके कुछ भाग को कब्जे में ले लिया। ठीक है, तो इसीलिए औरंगजेब नाराज हो जाते, गुस्सा हो जाते हैं इससे, जय सिंह से, और जय सिंह पर अधिकार कर लेते हैं, उसके राज्य पर अधिकार कर लेते हैं और वहां पर जजिया कर लगाते हैं। इसके अतिरिक्त धीरे धीरे ये जो जय सिंह है ये भी अपने क्षेत्र को छुड़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए बात हो गई किसकी? मारवाड़ की और मेवाड़ की। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनता है? तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि औरंगजेब के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो कौन शासक था? जसवंत सिंह। और इनके पुत्र कौन थे? वो थे अजीत सिंह। ठीक है, अगर मेवाड़ के बारे में पूछा जाएगा तो आपको बताना है राजा जय सिंह। अब देखेंगे, अभी मैंने बात की कि शाहजादा जो अकबर था वो क्यों विद्रोह करता है। तो देखिए अकबर का विद्रोह, शाहजादा अकबर का विद्रोह, शाहजादा अकबर का विद्रोह जो कि होता है 1681 ईस्वी में। मेवाड़ व मारवाड़ के जो दुर्गादास थे, है ना, अभी दुर्गादास मैंने बताया था, तो मेवाड़ और मारवाड़ में मेन इंपॉर्टेंट जो रोल था वो दुर्गादास था। और दुर्गादास के बहकावे में आकर के जो शहजादा अकबर है, ठीक है, इसने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ठीक है, विद्रोह की घोषणा कर दी। कब घोषणा की? 11 जनवरी 1681 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। और इसके अतिरिक्त उसने कहा कि मैं स्वतंत्र, अपने आप को स्वतंत्र भारत का सम्राट घोषित करता हूं। किसने घोषित कर लिया? ये अपने आप को अकबर ने राजा बना लिया, राजा घोषित कर लिया। औरंगजेब से पराजित होकर अकबर फिर क्या किया? औरंगजेब ने अकबर पर आक्रमण किया, अकबर को बुलाया, समझाया और उस पर आक्रमण किया। ठीक है, फिर अकबर पर आक्रमण फिर किया और उसके बाद में उसको समझाया। दुर्गादास के साथ दक्षिण में संभाजी के शरण में चला गया। अच्छा, अकबर को जब जो पराजित होकर जो क्या होता है, जब अकबर पराजित हो जाता है, जानता है कि मेरी जान को खतरा है, तो वो क्या करता है? दुर्गादास से हट करके वो दक्षिण भाग जाता है, संभाजी के पास में चला जाता है। ठीक है, उनकी शरण में चला जाता है कि अब हमारा बचना मुश्किल है। ठीक है, जैसे ही औरंगजेब इस चीज को खबर पाता है कि ये संभाजी के पास में चला गया, ठीक है, तो वहां पर भी वो आक्रमण करवाते हैं। तो संभाजी के पास से जो उसका पुत्र होता है अकबर भाग करके कहां चला जाता है? तो फारस भाग जाता है और 1706 ईस्वी में वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो देखिए अकबर का चैप्टर क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये चीज समझ आई कि नहीं? अकबर अंततः 1706 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर हम पढ़ेंगे अब अंग्रेजों का दमन, जो कि हुआ था 1675 ईस्वी में। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुस्लिम था। 1686 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे अंग्रेजों ने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। कहां पर? हुगली नदी के पास में, वहां पर प्रचार प्रसार किया और अपनी कुछ बस्तियां भी बना ली वहां पर और धीरे धीरे अपना विस्तार करने लगे। यह बात जैसे ही औरंगजेब को पता चलती है, औरंगजेब को जैसे ही ये बात पता चलती है तो उसने चटगांव, है ना, चटगांव पर सबसे पहले आक्रमण किया और उसको अपने अधीन कर लिया और अंग्रेजों को मार मार करके वहां से भगा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से 1675 ईस्वी में ही औरंगजेब के द्वारा ईसाइयों को यानी अंग्रेजों को यहां से भगा दिया जाता है और इसका नाम भी चेंज कर दिया था। चटगांव को नाम रख दिया था इस्लामाबाद कर दिया था। ठीक है, चटगांव का नाम भी बदल दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा और नाम रख दिया जाता है इस्लामाबाद। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि जो औरंगजेब का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और औरंगजेब के टॉपिक में किस प्रकार से हमने देखा कि वो अपने जो मुगल वंश को, अपने क्षेत्र को किस प्रकार से पूरे भारत में फैलाता है, उत्तर भारत में फैलाता है, दक्षिण भारत में फैलाता है, पूर्वी भारत में पूरा अपना कैप्चर कर लेता है। ठीक है, और चाइना तक
चीन तक आक्रमण करने की योजना बनाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ऐसे जितने भी पॉइंट हैं वो मैंने इंडिकेट किया है, वही क्वेश्चन बताएं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।